Hi guys, once again I welcome you on my YouTube channel. Today I am going to deal a very beautiful poem, Mirror, written by Sylvia Plath. It is a realistic poem in which she has presented the reality of life and nature. वैसी चीजें जो हमारी जिंदगी में अवश्य होंगी, ऐसी चीजों को इसमें दिखाया गया है. एंड दिस पोएम इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी सिंपल ऑल्सो. बहुत ही साधारण कविता है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही सारगर्भित कविता है. राइट, लेट अस सी दैट. First of all, we will have the introduction of Sylvia Plath, the poet, right? So, Sylvia Plath was born in October 27th, 1932 and died in February 11th, 1963, right? She was an American poet, novelist and short story writer. Very simple. She wrote confessional poetry. Confessional means जो आदमी कन्फेस करता है, स्वयं महसूस करता है, अगर कोई गलतियां हैं तो दोष कबूल करता है. So she used to write confessional poetry. She was one of the pioneers in the genre of self exploration and self discovery. वह प्रणेता मानी जाती हैं वैसे जेनर की जिसमें सेल्फ एक्सप्लोर करने की बात आती है, जिसमें सेल्फ खुद को एक्सप्लोर करना, खुद को ढूंढना, खुद के अंदर झांकना, जिसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, वैसी कविताएं ये लिखती थी. सो शी वॉज वन ऑफ द पायनियर्स. शी इज बेस्ट नोन फॉर टू ऑफ हर पब्लिश्ड कलेक्शंस, द कॉलोसस एंड अदर पोएम्स 1960 and Ariel 1965. So we have two collections of her, right? And the names are the Colossus and other poems and Ariel, right? She also authored The Bell Jar, a semi-autobiographical novel published shortly before her death in 1963. उन्होंने The Bell Jar नामक एक सेमी आत्मकथा, जिसको कह सकते हैं अर्ध आत्मकथा, उन्होंने एक नॉवेल लिखा जो उनके मौत के कुछ पहले ही पब्लिश हुआ था 1963 में. The collected poems were published in 1981, which included previously unpublished works. और बाद में 1981 ईस्वी में एक कलेक्टेड पोएम्स पब्लिश हुआ जिसमें उनके जितने भी अनपब्लिश्ड वर्क्स थे जो पहले छपे नहीं थे उनको पब्लिश किया गया. For this collection, Plath was awarded a Pulitzer Prize in Poetry in 1982, making her the fourth to receive this honor posthumously. इस कलेक्शन के लिए उनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया पोइट्री में 1982 में, जो कि वह चौथी ऐसी कवित्री मानी जाती हैं, लेखिका मानी जाती हैं जिनको मौत के बाद यह पुरस्कार मिला. राइट? Now we will have some facts of life and the poem Mirror. अब उनके एक लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जानेंगे और मिरर के बारे में जानेंगे. This is the poem. She was a famous poet of the 1950s and 60s. Right? Very simple. Unfortunately, she was riddled with mental agony, which is often reflected in her poetry. वह मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही थी, मेंटल एगनी से वो प्रभावित थी, यानी मानसिक रूप से बहुत पहेलियां थी उनके जीवन में. And she suffered from clinical depression and attempted suicide several times, succeeding in 1963 at the age of 30. और क्लिनिकल डिप्रेशन के कारण उन्होंने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया और 1963 ईस्वी में उन्होंने आत्महत्या कर लिया जब वह मात्र 30 साल की थी. It is unclear when was Mirror composed. यह पूरी तरह से साफ नहीं है, पता नहीं है कि मिरर आखिर कब कंपोज किया गया, बट इट इज बिलीव्ड दैट इट वाज अराउंड 1961. यह माना जाता है कि मिरर 1961 के दौरान लिखा गया. एट अ टाइम व्हेन द पोएट हैड अंडरगॉन मच इमोशनल टर्मोइल एंड हैड आल्सो प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ वर्क्स इंक्लूडिंग हर ओनली नॉवेल द बेल जार. और यह वही समय था जिस समय वह मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही थी, भावनात्मक तौर से बहुत परेशान थी, उथल पुथल चल रही थी उनके जीवन में. उसी समय उन्होंने बहुत सारे वर्क्स भी लिखे
साथ ही साथ उनका एक नॉवेल द बेल जार उस समय ही प्रोड्यूस हुआ. सो दिस वाज द टाइम. नाउ इंट्रोडक्शन टू द पोएम. In this short but lovely poem, the narrator is a wall mirror which is likely to be in a woman's bedroom. इस कविता में नैरेटर जो है वह एक दर्पण है, आईना है, जो कि किसी औरत के कमरे में है, उसके बेडरूम में है. ठीक है. सो यहां नैरेटर कौन है? आईना खुद है. द मिरर इज पर्सोनिफाइड. यहां पे आईना को पर्सोनिफाई किया गया है, उसमें मानवीय गुणों को समाहित किया गया है. दैट इज इट इज हैविंग ह्यूमन ट्रेट्स. इसके अंदर मानवीय गुण डाला गया है. इट इज एबल टू रिकॉग्नाइज मोनोटोनी, कमेंटिंग ऑन द रेगुलरिटी ऑफ द वॉल दैट इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम. यहां यह देखा गया है कि यह मोनोटोनी को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि किस प्रकार आदमी ऊब जाता है. ठीक है. वह हमेशा रेगुलरली कमेंट कर रहा है कि किस प्रकार वह दीवार पे टंगा रहता है और अपने ऑपोजिट साइड के दीवार को देखता रहता है. उसके अंदर उसकी झलक दिखाई पड़ती रहती है. बट द मिरर डज नॉट ऑफर मोरल जजमेंट. लेकिन आईना जो है कोई नैतिक निर्णय नहीं देता. इट इज ओनली एबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड इट्स ओनर द लेडी एज शी इज वरीड अबाउट द रियलिटी ऑफ एजिंग. और यहां यह दिखाया गया है कि वह हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है, समझता रहता है अपने मालकिन को. वह औरत जो हमेशा उसमें झांकती है और हमेशा परेशान रहती है, दुखी रहती है अपने बढ़ते हुए उम्र को देखकर, जब वह आईने में अपने आप को देखती है. राइट. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द पोएम. राइट. नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ऑफ ट्रूथ एंड इट्स इफेक्ट्स. कि वास्तव में सच्चाई का क्या महत्व होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, यह इस कविता में दिखाया गया है. It explores how sometimes truth can cause agony and frustration. किस प्रकार सच हमें बाध्य कर देता है और हम मेंटल एगनी में चले जाते हैं, मानसिक रूप से बहुत दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. यानी सच्चाई से किस प्रकार एगनी एंड फ्रस्ट्रेशन होता है, यह इसका थीम है. प्रेजेंटेशन ऑफ द नेचर ऑफ द मिरर एज ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल. यहां पर मिरर को एक सच्चा, ईमानदार और किसी के प्रति पार्शियल ना होकर, इम्पार्शियल तरीके से, किसी के प्रति झुकाव ना होकर, बिल्कुल इम्पार्शियल होकर कैसे सारी सच्चाई को दिखा देता है, यह दिखाया गया है. अ सेंस ऑफ लैकिंग टू एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ नेचर विच इज इनएविटेबल. यहां यह भी दिखाया गया है किस प्रकार वह औरत सच्चाई को स्वीकार नहीं करती है, जो कि अवश्यम भावी है, जो हो के रहेगा, यानी उम्र का बढ़ना और जीवन का खत्म हो जाना. ठीक है. ये सारी चीजें जो इनएविटेबल हैं, जिसको कभी भी टाला नहीं जा सकता है. राइट. सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम. नाउ वी विल सी द टेक्स्ट. राइट. मिरर. मिरर मीन्स दर्पण, आईना. आई एम सिल्वर इन एग्जैक्ट. मैं चांदी की तरह हूं. मेरा एक साइज है, एग्जैक्ट साइज दिखता है. आई हैव नो प्रीकंसेप्शंस. मेरे अंदर पहले से कोई भी भावना नहीं है, पहले से मेरे अंदर कोई भी भावना नहीं है. वट एवर आई सी आई स्वैलो इमीडिएटली. जो कुछ भी मैं देखता हूं वह उसी प्रकार प्रस्तुत कर देता हूं, उसी को दिखा देता हूं, निगल जाता हूं. मतलब जैसा उसमें दिखाई पड़ता है वह उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. जस्ट एज इट इज. ठीक उसी प्रकार जैसा कि यह दिखता है. अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक. मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई छलावा नहीं है, न प्रेम है न नफरत है. मैं वास्तविकता को दिखाता हूं. आई एम नॉट क्रूएल. मैं क्रूर नहीं हूं. ओनली ट्रूथफुल. मैं सिर्फ सच्चाई दिखाता हूं. द आई ऑफ अ लिटिल गॉड. मान लो कि मैं भगवान की एक आंख हूं. ठीक है. फोर कॉर्नर्ड. मेरे चार कोने हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द ऑपोजिट वॉल. अधिकतर समय मैं ऑपोजिट वॉल की तरफ मेडिटेट करता रहता हूं और देखता रहता हूं. इट इज पिंक विथ स्पेकल्स. यह दीवार जो है वह पिंक है और इस पर कुछ धब्बे भी हैं. आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग. मैंने लंबे समय से इसको देखा है. आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ माई हार्ट. मुझे लगता है कि यह मेरे हृदय का पार्ट है, क्योंकि अधिकतर टाइम जो है आईने के अंदर यही दीवार दिखती रहती है. बट इट फ्लिकर्स. लेकिन ये कभी कभी ओझल हो जाता है. फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर. जब हमारे बीच में, दीवार और आईने के बीच में कोई चेहरा आ जाता है या अंधेरा आ जाता है, तो हम दोनों अलग हो जाते हैं.
बार बार ऐसी घटना होती रहती है। कितनी आसानी से कवित्री ने यहां सारी चीजों को प्रस्तुत किया है। यू कैन सी, नाउ आई एम अ लेक। इसकी तुलना जो है एक झील से की गई है। आईने की तुलना एक झील से की गई है। वह खुद को एक झील कहता है। अ वुमन बेंड्स ओवर मी। एक औरत मुझ पर आकर झुकती है, मुझ में झांकती है। सर्चिंग माई रिचेज फॉर वॉट शी रियली इज। और शायद वह खुद को ढूंढना चाहती है और वह खुद क्या है पहचानना चाहती है, देखना चाहती है। देन शी टर्न्स टू दोज लायर्स द कैंडल्स और द मून। यहां बहुत ही ब्यूटीफुली चंद्रमा को और मोमबत्ती को झूठा कहा गया है। जब इनकी कम रोशनी में वह औरत मेरे अंदर झांकती है तो उसकी वह सच्चाई छुप जाती है, उसकी एजिंग छुप जाती है, तो यह झूठ दिखाने लगता है। ठीक है, उनके मदद से, यानी आईना कैंडल्स और मून की रोशनी में बहुत अच्छे तरीके से सच्चाई नहीं दिखा पाता है। लेकिन आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्ट इट फेथफुली। लेकिन जब वह फिर से उसे देखता है, आईना देखता है, तो उसको बहुत ही फेथफुली, बहुत ही विश्वास के साथ सब कुछ वैसा ही दिखा देता है। शी रिवॉर्ड्स मी विथ टीयर्स एंड एन एजिटेशन ऑफ हैंड्स। लेकिन ये क्या, मुझे क्या मिलता है? वह मुझ पर आंसू बहाती है और मेरा विरोध करती है, अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लेती है। आई एम इंपॉर्टेंट टू हर। उसके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं। शी कम्स एंड गोज। वह आती है, जाती है। ईच मॉर्निंग इट इज हर फेस दैट रिप्लेसेस द डार्कनेस। उसके ही चेहरे से मेरे सुबह का अंधेरा छटता है। इन मी शी हैज ड्रोन्ड अ यंग गर्ल। मैं बचपन से उसे देख रहा हूं, उस समय से जब वह एक यंग गर्ल थी। एंड इन मी एन ओल्ड वुमेन। और मुझ में झांकते झांकते ही वह बूढ़ी भी हो गई। राइजेस टूवर्ड्स हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरिबल फिश। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वह एक डरावनी मछली की तरह होती जा रही है। राइट, सो दिस वे आईना किस प्रकार सारी सच्चाई को दिखाता है। दिस हैज बीन शोन थ्रू द नैरेटर मिरर। आईना खुद नैरेटर होकर ये सारी चीजें बता रहा है। सो यू कैन सी हियर दैट किस प्रकार सिल्विया प्लाथ के मन में क्या चल रहा है, मेंटल एगनी क्या थी, इस पोएम की मदद से आप समझ सकते हैं। नाउ वी विल सी द एनालिसिस। सो व्हाट हैज बीन यूज्ड हियर, लेट अस सी। फ्री वर्स है, ये कविता जो है फ्री वर्स है। इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, साथ ही साथ इसमें कोई फॉर्मल मीटर या रिदम नहीं है। सिमेट्री क्या है, सिमेट्रिकल चीजें कैसे यूज की गई है। यह पोएम जो है 2 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और हर स्टैंजा में 9 लाइन्स हैं, लेकिन सेंटेंसेस 7 है। ठीक है, और दिस फॉर्म्स फॉर द सिमेट्री इन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द पोएम। इसीलिए इसमें यह सिमेट्री देखने को मिलती है और कंपोजिशन ऑफ द पोएम जो है, इसका स्ट्रक्चर का पता चलता है, किस प्रकार 2 स्टैंजा में इसको लिखा गया है। सो नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। किस प्रकार फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, कैसे रेटरिक टर्म्स यूज किए गए हैं। वी हैव पर्सोनिफिकेशन। यहां पे मानवीकरण का यूज किया गया है। द होल पोएम इज अ पर्सोनिफिकेशन एज द मिरर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन and describes itself like a human having human virtues। यहां पे एक मिरर को पर्सोनिफाई किया गया है, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को मानव की तरह मानकर उसके अंदर मानवीय गुणों को दिखाया गया है। वह फर्स्ट पर्सन की तरह काम कर रहा है, वह अपने आप को आई कह के रिप्रेजेंट कर रहा है, नैरेटर है। ठीक है, मेटाफर का यूज कैसे है। द फ्रेज नाउ आई एम अ लेक फॉर्म्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। और इसमें मेटाफर का यूज है जिसको नाउ आई एम अ लेक, ठीक है, रूपक अलंकार का यूज है। सिमिली है, द लास्ट लाइन हैज द वर्ड्स लाइक अ टेरिबल फिश फॉर्मिंग अ सिमिली वेयर ओल्ड एज इज कंपेयर्ड टू अ फिश। बुढ़ापे को, ओल्ड एज को फिश से तुलना की गई है। लाइक और एज का यूज करते हुए सिमिली का यूज किया जाता है, तो यहां लाइक का यूज है। कंक्लूजन क्या है, दस द पोएम इज वेरी सिंपल। ये कविता बहुत ही सिंपल है बट वेरी इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली है, एज वेल एज फुल ऑफ ग्रेट थीम। इसमें बहुत ही महान थीम को यूज किया गया है, रियलिटी एंड ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन के सच्चाई और वास्तविकता को दिखाया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, like, share and subscribe, also comment. Have a good day. Bye bye.